SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। चर्चित किडनी कांड का मामला शांत हुआ नहीं कि झोला छाप डॉक्टर ने एक और महिला का कर दिया जीवन बर्बाद। प्राथमिकी दर्ज होते डॉक्टर हुआ फरार। छोटी सी चिंगारी ने ले ली एक महिला की जान, देखते रह गए लोग और वह जल गई जिंदा। और अपने आशिक के साथ फरार हुई नवविवाहिता, शादी के जेवर भी ले जाने का लगा आरोप। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सगरा इलाके में हुई चर्चित किडनी कांड का मामला शांत नहीं हुआ कि फिर से एक झोला छाप डॉक्टर ने बरियारपुर ओपी क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में ऑपरेशन कराने गई एक महिला का बच्चेदानी और पेशाब के रास्ते का नस काट दिया। इसके बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने उसे समस्तीपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ उसका इलाज चल रहा है, लेकिन महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। समस्तीपुर के भागवतपुर मुशीखरारी निवासी दीपक शहनी की पत्नी का करीब 3 महीने से वह डॉक्टर इलाज कर रहा था। इसी दौरान उसने बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने का सुझाव परिजनों को दिया। परिवार वाले तैयार हो गए। ऑपरेशन होते मरीज की स्थिति बिगड़ने लगी। परिजन उर्ग हुए तो डॉक्टर ने मरीज को दूसरी जगह ले जाने को कहा। डॉक्टर ने खर्च वहन करने की भी बात कही। परिजनों ने मरीज को समस्तीपुर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया। दूसरे दिन डॉक्टर अपना पीछा छुड़वाना चाहा। पीड़ित परिवार के साथ ही मारपीट पर उतारू हो गया। पीड़िता की मां ने स्थानीय सरपंच राकेश राय से डॉक्टर की शिकायत की। शनिवार को स्थानीय स्तर पर पंचायत हुई जिसमें फाइनल हुआ कि इलाज का सारा खर्च झोला छाप डॉक्टर करेगा। डॉक्टर को यह नागवार गुजरा। उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता की मां देवंती देवी ने इस संबंध में नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों के खिलाफ बरियारपुर ओपी में रिपोर्ट दर्ज कराई। बरियारपुर ओपी अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर चांदनी सांवरिया ने कहा कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पीड़ित परिवार को संबंधित सभी कागजात उपलब्ध कराने को कहा गया है। इधर झोला छाप डॉक्टर के नर्सिंग होम के अंदर की तस्वीर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जिस तरह यहाँ मरीजों को रखा जाता है वैसे तो जानवर को भी लोग नहीं रखते हैं। सारे नियमों कानूनों को ताक पर रख के नर्सिंग होम चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर योशी शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। दोषी पाए जाने पर डॉक्टर के ऊपर जरूर कार्रवाई होगी।
पटना में रहते थे तो बहन बोला जो आपसे हम बच्चा बंद होने वाला ऑपरेशन कराते हैं, तो सकरा गया अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड कराए तो चचेरा भाई है ऑपरेशन कराता है, डॉक्टर बुलाते तो ओकरा देखा है, देखो भैया कोई बीमारी है तो बताब। तो कहलखिन कि जे बदानी में सूजन हो, दवाई 2-3 फल खेबे तो ठीक हो जाते। तो कहली ठीक है दवाइए चलाऊ। तो बिहान होले कहन घाव के सिस्ट बन गए बदानी में, सब ऑपरेशन कराबी हो तो जरूरी है। तो ओकरा टेंशन दे दिलखिन, तो ये ऑपरेशन होके लेल चल गेलखिन। और जब डॉक्टर साहब बोललखिन आई दिन भर भूखल रखलखिन तो नहीं अलखिन सर, तो हम सर रात के कहली जे हम जाए ला नहीं वाला पेशेंट सर करे के लिए, तो हम जा रही पेशेंट के लेकिन ना कराएंगे ऑपरेशन। तो कहलखिन हमरा ऊपर रिस्क नहीं रह ना, तू बिहान होते आए ना होते बिहान होते। तो रख लेलखिन रात भर, फिर रात में हम खाना खियली एकरा, फिर कल भर सहली। तो फिर साँझ के सर अल तो ऑपरेशन होले। जब सर अल तो बोले जे रखे जी कहाँ अल्ट्रासाउंड कराया, तो सकरा। तो देखो तो बददानी निकाल दो कि छोड़ दो, अभी कोई बीमारी नहीं था बददानी में, उनका ऊपर गुस्साया। एक तो गलती करके तो चलिए गया, मगर वो डॉक्टर बोले थे कि बददानी में कोई बीमारी नहीं है। तो कहलखिन यही लेल तो करेबे कि यही निकाल दो। तो निकाल दिए, बददानी निकाल दो। हाँ निकाल दिए। तो तकरा बाद वहाँ से आए, यहाँ रहा पेट ओकरा दिक्कत हुए से है, और दिक्कत बुझाते बुझाते कहे लगल तो ईसा कहलखिन जे खा लहू पिए लहू तो पेट थल थल कर रहा। तो साथ तक बाद डायरेक्ट हो गए। तो हम बोली उली तो पटना ले गलखिन। तो पटना जाँच उच होले तो सर ऑपरेशन लिख देलकै 90,000 हमरा कहलखिन जमा करिए ऑपरेशन होगा। तो दवाई उवाई ना लिखलखिन। तो हम कहली भैया ऐसा बात है, तो यह में लस का ऑपरेशन कराहू। तो कहलखिन चल ना श्रीदी के माय के बोलाबो ना, तो हिंगे रखले रह रूम पर, हम हिंगे से नहीं करा देबो, से घरे ना ले जाइए। तो हमरा डेरा पर बहन के रख देलखिन। हम फिर बाद में लेके अली, तो दवाई उवाई कोई डॉक्टर से बतिया के चला देलखिन। तो ओकरा उन्नस उन्नस बुझेबे ना करे, हमरा दवाई चला रही, हमरा कोई उन्नस उन्नस ना बुझाए। तो फिर हम बोली, तो फिर माधोपुर ले गलन, जहाँ सीख के अलन तहाँ ले गलन। तो फिर वहाँ पर बाबू हुनकर गए साथ में। तो सर मिले के लिए बोललके, तो कहलखिन कौन है, तो बेटी भतीजी है। तो देखो तो गरीब आदमी के क्या कर दिया, माना करते हैं रखे जी के ऐसा काम नहीं करो। और उसका हाथ डल के चेक किया, तो बोला सर ब्लेड लगा हुआ है, नली कटा हुआ है। कि बरियारपुर ओपी के क्षेत्र में बहादुरपुर कोई गांव है, वहीं पर समस्तीपुर की कोई महिला 25-26 साल की कोई महिला का ऑपरेशन वहाँ पर बजनानी का किया गया। और कराने के क्रम में ही उसका शायद पेशाब के नाली जो होता है रेगुलेटर बोलते हैं उससे बन गया। उसके तुरंत बाद हमने वहाँ के मैनेजर जो है संजीव कुमार सकरा प्रखंड का और प्रभारी मसूद्दीन को हम टेलीफोनिक संपर्क करके भी बताया कि उसको पता लगे कि क्या इशू है। उसके बाद से उनके द्वारा प्रतिवेदन अभी नहीं आया है। आज किसी टाइम में उनको प्रतिवेदन की उम्मीद है कि भेजेंगे, उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे। काफी गंभीर मामला है, जांच का आदेश इसमें किया गया है। जांच का आदेश क्या होगा, इसको जांच कर करके सबको बंद कराने का हम पहले भी जो कांड हुआ था उसमें कोशिश किए थे, लेकिन केवल स्वास्थ्य विभाग से सब कुछ नहीं हो पाएगा। सब लोगों की सहयोग की जरूरत है। सबसे पहले तो पब्लिक को जागरूक करने की जरूरत है कि इन लोगों को डिस्करेज करे कि इनके यहाँ कोई इलाज कराने नहीं जाए। समस्तीपुर का मरीज और एक गाँव में आ कर करके यहाँ पर बहादुरपुर में जो बरियारपुर ओपी के अंतर्गत है सकरा प्रखंड का, यहाँ आकर के कराने के लिए गाँव में ये मैंने बहुत ताजुब की बात होती है कि बीच में दलालों का कितना बड़ा चंगुल है कि फंसा के ले आकर के, और कौन दलाल उसमें है क्या है, ये सब जब जांच होगा तो पता चलेगा। और माँ के द्वारा भी आया है, संज्ञान में आया है कि शिकायत हुई है तो 3 महीने के बाद 3 महीना ऑपरेशन कराए हुए हो गया। 23 दिसंबर का ये घटना है और अभी ये मार्च बीतने को है, कल 26 या 27 मार्च को ये पुलिस के संज्ञान में उन लोगों ने लाया। तो दोस्तों करीब करीब सब लोगों का है। सर इस तरह के जो अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई? इसमें मेरे तरफ से तो हर एक प्रभारी को, हर एक प्रखंड के प्रभारी को आदेश दिया हुआ है कि अपने स्तर से बराबर जांच करते रहें और जो भी गैर निबंधित हैं उन पर कार्रवाई करें, उनको बंद करावें, नज़दीक के थाना में उसकी सूचना दें, उसकी कॉपी मुझे भी दें। ये काम चल रहा है। लेकिन मुजफ्फरपुर के साहिबगंज माधोपुर हजारी इमली डाला के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान माधोपुर हजारी पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी अरविंद कुमार और वासुदेवपुर सराय वार्ड नंबर 9 के रणजीत सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर मंगलवार की सुबह जमादार महादेव पाल ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। दोनों मृतक मोतीपुर के पलाई वुड फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों में दोस्ती थी। सोमवार की शाम दोनों घर से निकले लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। सुबह में परिजनों को जानकारी हुई कि दोनों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। घटना के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। ये रोड में एक्सीडेंट हो गया है। 2 व्यक्ति मर गए जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कहाँ पर घटना हुई है? बंगरा पुल निजामत पुल है। हाँ माधोपुर हजारी हाँ भेज दिया गया है। क्या परिजन के द्वारा क्या सूचना दिया गया है? वही घटना है।
मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी के पास 27 जनवरी रात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आई पिकअप के लूट मामले में पुलिस ने गोपालगंज और छपरा इलाके के अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन सभी की निशानदेही पर पुलिस ने लूटे गए पिकअप को गोरखपुर से बरामद किया। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज की छानबीन में अपराधियों की कार का नंबर दिखा। इसके आधार पर गिरोह को चिन्हित किया गया है। इसमें गोपालगंज कतारपुर गाँव के मोहम्मद सदाम हुसैन, फतेहपुर के राजू कुमार, गोपालगंज के मोहम्मदपुर निवासी सुभाष राय और छपरा हरपुर जाम के अखलाक अंसारी को गिरफ्तार किया गया। लुटेरों की कार भी जब्त कर ली गई है। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। पिकअप के अंदर 20 बोरा महिलाओं के बाल के साथ स्क्रैप का सामान भी था, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। नगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि लुटेरों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। अहियापुर थाना क्षेत्र में विगत माह में एक घटना घटी थी जिसमें पिकअप बाल लदा हुआ था। उसको एक अपराधकर्मी 4 चक्का से आए थे। कुछ अपराधकर्मी लगन 4 चक्का की गाड़ी से आए थे और उसको अपने कब्जे में लेकर के ड्राइवर खाली उतार के भाग गए थे। उसका केस अहियापुर थाना क्षेत्र में लॉन्च हुआ था। उसी के अनुसंधान के क्रम में एक व्यक्ति को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया और उनके कन्फेशन के आधार पर और अन्य 3 व्यक्ति को गोपालगंज और छपरा से पकड़ा गया। कुल 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। उनके कन्फेशन के आधार पर जो बाल चोरी हुआ था उस बाल भी बरामद हुआ है और पिकअप का भी खोज किया जा रहा है। पिकअप संभवतः यूपी में ले जाके कहीं रखा है, वो उसका भी अभी अनुसंधान उस पर चल रही है बात। और वो जो 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए थे उनको उसी केस में अहियापुर थाना क्षेत्र के केस में न्यायालय में फॉरवर्ड किया गया है। मुजफ्फरपुर में फिर एक बार ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जहां 7 वर्षों का प्यार प्रेमिका भूल नहीं पाई और शादी के जेवरात लेकर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। मामला गायघाट के बेनीबाद ओपी क्षेत्र का है। समस्तीपुर की रहने वाली विवाहिता ने अपने गृह जिले के प्रेमी के साथ शादी में चढ़ाए गए जेवरात लेकर 9-2-11 हो गई। 2016 से इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले वर्ष बेनीबाद ओपी क्षेत्र के एक गाँव में उसकी शादी हुई थी। शादी में चढ़ाए गए करीब 10 भर सोने के आभूषण और करीब 60 भर चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। परिजनों ने 24 मार्च को बेनीबाद ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 दिनों के अंदर इस कांड का सफल उपभेदन कर दिया। प्रेमी और नवविवाहिता दोनों पकड़े गए। सभी आभूषणों को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं आशिकी का भूत उतारते हुए पुलिस ने प्रेमी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। सर टॉर्चर किया जाता था इसलिए हम भाग आए वहाँ से। किसके साथ भागी थी? सर कॉलेज फ्रेंड के साथ। अब तुम किसके साथ रहना चाहते हो? मम्मी पापा के साथ। सर उससे भागे नहीं, उससे हेल्प लिए थे। गहना वगैरह भी लेके थे? हाँ, हम अपना जितना मम्मी पापा मेरे दिए थे वो सब लेके आ गए थे। अच्छा, पति का भी जेवर था उसमें? नहीं, उनका कुछ नहीं था उसमें। तो क्या कैसे प्लान कर लिया अचानक जाने का? आगे करो ना। तो इस प्लान क्या करना है? उतना टॉर्चर करते थे तो जाएंगे नहीं, वही सब सुनने के लिए वहाँ पे रहेंगे। मारपीट करते थे। अच्छा, कितना दिन हुआ शादी को? 1 साल। 1 साल हो गया जी। अब कितना दिन अब किसके साथ रहोगे? मम्मी पापा के साथ रहेंगे। वो लड़का तो जेल चला गया जिसके साथ? हाँ। उसका क्या संबंध है? प्रेमी था क्या? कॉलेज फ्रेंड है, प्रेमी नहीं है। वो जेल चला गया ना तुम्हारे मतलब में? जी। अब क्या करेंगे? तो उससे तो हेल्प लिए थे तो जेल काहे जाएगा? उससे कोई संबंध तुम्हारा साथ उसके साथ रहना चाहिए क्या? नहीं सर, मम्मी पापा के साथ रहेंगे। हम अपहृता के बयान कराने आए हैं जिसमें जो लड़का था वो जेल चल गया और टोटल सामान बरामद हो गया है। आरोप क्या लगा था सर इन लोग पे? आरोप लगा था, भगाने का आरोप लगा था। प्रेमी संग गहना लेकर फरार? हाँ, यही आरोप है। क्या मामला था? मतलब पहले से कॉलेज का फ्रेंड था, उसके साथ गई थी। अब यही मामला है और क्या? शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद। जेवर बरामद हो गया? हाँ, सारा जेवर बरामद है। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठव्रतियों ने मंगलवार को 36 घंटे का उपवास तोड़ा। मुजफ्फरपुर के सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट, साहू पोखर सहित जिले के सभी नदी, तालाब और पोखरों के अलावा छत एवं आंगन में व्रतियों ने चैती छठ पर भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए परिजनों की सलामती की कामना की। 4 दिवसीय महापर्व के अंतिम दिन लोग अहले सुबह से बूढ़ी गंडक नदी के विभिन्न घाट और पोखरों के पास पहुंचने लगे। सूर्य की लालिमा देखते भगवान भास्कर आराधना शुरू हो गई। व्रतियों ने ठेकुआ, फल और मिष्ठानों के साथ भगवान सूर्य को अर्घ दिया। अर्घ के दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। घाटों पर मेला लगा रहा। इस दौरान सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम रहा।
मुजफ्फरपुर में खाना बनाने के दौरान लगी आग में एक महिला जिंदा जल गई। घटना सकरा थाना इलाके के सहदुल्लापुर गांव की है। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृत महिला की पहचान सोनू कुमार की 26 वर्षीय पत्नी प्रीति कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक प्रीति घर में खाना बना रही थी, तभी चूल्हे से निकली चिंगारी से घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में खाना बना रही प्रीति को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और वह जिंदा ही जल गई। परिवार के बीच कोहराम मचा हुआ है। पूरा घटना है, वो खाना बना रही थी और घर में कोई नहीं था, सब दरवाजे पे था। पर्व का दिन था और हवा भी बह रहा था। चूल्हा बना रही थी, उसी की वजह से लग गया, पूरा घर में ही आग लग गया। और बच्चा को मालूम पड़ा कि बच्चा घर में ही है, पर बच्चा घर में नहीं था। तो जब तक घर में गई तो ऊपर से छप्पर गिर गया, इसी में दब गई। घर पे और कोई लोग नहीं थे? सब था, इस मतलब दरवाजे पे था। मम्मी पर्व की हुई थी तो सही हुई थी, तो इसके कारण तो जाके सोई हुई थी जो दरवाजे पे बंदा में सोई हुई थी। में मालूम पड़ा जब तक वो नहीं चल रहा। क्या मृत्यु महिला का क्या नाम बताया जा रहा है? प्रीति कुमारी। कितना उम्र था? 23 वर्ष। और ये घटना कब की है? वही 12 बजे बाद। कहाँ की रहने वाली है? सहदुल्लापुर थाना क्षेत्र सकरा। अच्छा, तो उस समय कितने बजे ये घटना घटी लगभग? 12 बजे। 12 बजे खाना बना रही थी? हाँ, खाना। तो ये आग कैसे लगी है? वही चूल्हा पे खाना बना रही थी ना, तो लुटकी उड़ के कहीं तो लग गया। इसको इतना मालूम पड़ा नहीं कि लगा हुआ है, इतना ध्यान नहीं दी। और जब पूरा लग गया तो मालूम पड़ा कि पूरा घर में लग गया। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं। कितना साल का है? एक 2 साल का है और 3.5 साल का। तो ये बच्चे बचाने के क्रम में घर में गई है? बच्चे बचाने के क्रम में घर में गई, पर घर में बच्चा नहीं था। अच्छा। और उसके वजह से जब तक निकलने की कोशिश की तब तक ऊपर से गिर गया, इसी में दब गई। तो इलाज के लिए फिर कहाँ ले जाया गया? उसी समय डेथ कर गई। तो घटना स्थल पर उनकी जलने से मौत हो गई? जलने से मौत हो गई घटना स्थल पर। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। आप उनके कौन हैं? हस्बैंड। क्या करते हैं आप? जो वैसे मजदूरी का काम करते हैं। और उस समय आप कहाँ थे? मैदान करने गए थे। तबीयत मेरा भी ठीक नहीं था, पेट भी गड़बड़ था। अच्छा, ये घर आग लगने से कि और आसपास में घर में आग लगी है क्या? हाँ, बगल में एक है चाची का, उसका भी जल गया घर। और जानमाल की क्षति भी हुई है क्या ऐसा? नहीं, ये सब नहीं। मुजफ्फरपुर में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहरी इलाकों में 7000 जवानों पर शोभा यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। साथ ही 950 सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी। शोभा यात्रा को लेकर मुजफ्फरपुर में दर्जनों चेक पोस्ट बनाए गए हैं। रामनवमी को लेकर मंगलवार को डीएसपी टाउन राघव दयाल और एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें शहरी इलाकों के सभी थानेदार साथ रहे। डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि सामाजिक सौहार्दपूर्ण बिगाड़ने वाले को चिन्हित कर नोटिस भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। त्योहार में अमन चैन बरकरार रहे, इसे लेकर वरीय अधिकारी दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं। त्योहारों के दौरान कोई आपात स्थिति उत्पन्न न हो, इसे लेकर तीसरी आंख की मदद ली जा रही है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि 111 जगहों पर दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस फोर्स की भी तैनाती रहेगी।
रामनवमी को लेकर? रामनवमी को लेकर अभी हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और 111 जगह दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति है। 30 तारीख को जो शोभा जुलूस निकलेगा उसके लिए सब व्यवस्था कर ली है। रामनवमी को लेकर देखिए, रामनवमी प्रत्येक थाना में रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। कुछ मंदिरों में भी पूजा पाठ होगी जहाँ का ध्वजारोहण होगा और यहाँ पर मेन है रामनवमी में जुलूस निकालते हैं लोग और जुलूस जहाँ से निकलता है वहाँ से कई थाना होते हुए पुनः अपने अपने स्थान पर और कुछ गरीबनाथ स्थान में जाकर के समापन होता है। इसके लिए सब जगह पीस कमेटी की बैठक की गई है, निरोधात्मक कार्रवाई भी किया गया है लोगों के ऊपर। संयुक्तादेश निकाला गया है जिलाधिकारी महोदय और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के संयुक्त हस्ताक्षर से संयुक्तादेश निकाला गया है, जिसमें संवेदनशील स्थल को चिन्हित करते हुए वहाँ पर बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस रामनवमी जुलूस में रामनवमी का जुलूस को नियंत्रित करने के लिए 3 स्तर पर बल लगाया गया है। एक तो बल है जो जुलूस के साथ चलेगा, दूसरा बल हर एक संवेदनशील स्थल पर रहेगा और तीसरा बल है जो बाइक से पेट्रोलिंग करेगा और लोगों पर निगरानी रखेगा। दूसरी बात और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर कोई रूमर न फैले, इसके लिए पीस कमेटी की बैठक में भी लोगों को अवेयर किया गया और लगातार जिला स्तर पर टीम बना करके इस पर निगरानी रखी जा रही है। और आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों से भी आगाह करना चाहूँगा कि यदि कोई इस तरह का अफवाह फैलता है तो हम लोग को संज्ञान में लाएँ, पुलिस के संज्ञान में लाएँ, जिला कंट्रोल रूम के संज्ञान में लाएँ, ताकि उस पर हम लोग सही दिशा में कारगर कार्रवाई कर सकें। फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। हाँ, उसी कड़ी में अभी फ्लैग मार्च अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में निकाला जा रहा है, जो संवेदनशील स्तर पर भ्रमण करते हुए और जहाँ पर जुलूस जाएगा जो संवेदनशील रास्ता रूट लाइन पड़ेगा उसमें हम लोग भ्रमण करेंगे और वहाँ का जायजा लेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। बैंकिंग के बजाय सारी ऊर्जा थर्ड पार्टी व्यापार में झोंकने, वर्तमान रिक्त पदों को बहाली और प्रोन्नति नहीं करने के खिलाफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज़ एवं ऑफिसर्स फेडरेशन का सोमवार से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गया है। 28 और 29 मार्च की हड़ताल को लेकर फेडरेशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा कि 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान उत्तर बिहार के तमाम 18 जिलों में कार्यरत 1032 शाखाओं में कामकाज ठप रहेगा। उन्होंने कहा कि बैंक जमा वृद्धि, ऋण वितरण एवं ऋण वसूली जैसे मूल बैंकिंग कार्य को प्रोत्साहित करने के बजाय निजी कंपनियों की बीमा पॉलिसी करने में बैंक की सारी ऊर्जा लगाई जा रही है। इससे बैंक का अपेक्षित व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है। नई नियुक्ति और प्रोन्नति नहीं होने से बैंक में मैन पावर की कमी आ गई है। कार्य के दबाव से स्टाफ बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी मेकर चेकर के सिद्धांत की अवहेलना की जा रही है, जिससे बैंक फ्रॉड की घटनाएं बढ़ रही है। इन्हीं मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल है। हम लोग यहाँ पर आज 14 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं और इस हड़ताल की सूचना हमने नवंबर 2022 में ही दिया था। फिर पहले आंदोलन के पहले चरण में 22 दिसंबर को इस दिन की हड़ताल किया। जिन मांगों को लेकर के हम आज आंदोलन पर हैं, इन मांगों के संबंध में कई राउंड प्रबंधन से वार्ता हो चुकी थी और इसे हर हमेशा लागू करने का आश्वासन देता रहा, लेकिन कभी इसे लागू नहीं किया। बाध्य होकर के हम लोग आज 2 दिन 28-29 का हड़ताल कर रहे हैं। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं कैशियर इंचार्ज 1940 का भुगतान करने के लिए, पेट्रोल रिम्बर्समेंट सुविधा लागू करने के लिए, हाउस लीज एकोमोडेशन लागू करने के लिए, मित्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर बैंकों में वैकेंसी डिक्लेयर करने के लिए, तदनुसार सभी संवर्गों में नई बहाली एवं प्रोन्नत करने के लिए, अनुकंपा आधारित बहाली करने के लिए, जैसे अनेक मांगे हैं, जैसे HRMS लागू करने के लिए है या फिर अन्य जो हमारे मांगे हैं तो बाकी। मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष समेत कुल 12 पदों के लिए हुए नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को निवर्तमान अध्यक्ष अमरनाथ पांडे और मुखिया अशोक सिंह ने एसडीओ पूर्वी के कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान दोनों प्रत्याशियों के प्रस्तावक और जुलूस की शक्ल में समर्थक भी मौजूद रहे। जिन पदों के लिए नामांकन लिए गए उसमें अध्यक्ष 1 पद, उपाध्यक्ष 1 पद, सामान्य पुरुष 1 पद, सामान्य महिला 1 पद, पिछड़ा वर्ग 1 पद, अति पिछड़ा वर्ग 1 पद, अनुसूचित जाति पुरुष 1 पद और अनुसूचित जाति महिला 1 पद है। हालांकि इस पद पर सोसाइटी में महिला के नहीं होने के कारण नामांकन नहीं हो सकेगा। तकनीकी के 2 पदों पर एक सामान्य एवं एक पिछड़ा पद के लिए नामांकन होना है, लेकिन पिछड़ा पद के लिए उपयुक्त प्रत्याशी नहीं होने के कारण नामांकन नहीं हो सकेगा। मछुआ समिति के लिए 1 पद और स्पेशल टाइप सोसाइटी के लिए 2 पदों पर नामांकन होना है।
मालूम हो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए कुल 401 मतदाता मतदान कर सकेंगे, जबकि मछुआ समिति के लिए 16 और स्पेशल टाइप समिति के लिए 14 मतदाता मतदान कर सकेंगे। मतदान 12 अप्रैल को होना है। चुनाव अगर जीतते हैं तो उसके बाद जो बैंक के बेहतरी के लिए जो संभव उपाय होगा वो सब करेंगे। अभी तो मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं खुद ही निर्वाचन में हूँ, एक प्रत्याशी हूँ, तो अभी कोई वादा करने की स्थिति में तो हूँ नहीं। पूर्व का कार्यकलाप बताता है कि मैंने कुछ किया है, आगे भी करूँगा। सर कितने साल कार्यकाल रहा है? 2003 में पहली बार हुआ था, 8 में ख़त्म होना था, 3 साल का एक्सटेंशन मिला था, 12 में पुनः चुनाव हुआ, फिर 18 में हुआ, फिर 23 में हो रहा है। कुछ अधूरे कार्य भी रह गए होंगे सब कार्यकाल के दौरान? अब इच्छाएं तो बहुत चीज़ होती है, तो सारी इच्छाएं तो एक साथ पूरी नहीं हो सकती है। जितना ज़्यादा कर सकते थे उतना किया है, और बेहतर करने का मतलब बेहतर से और बेहतर, उससे और बेहतर, इसकी तो कोई सीमा नहीं होती कि आदमी कहाँ तक उठ सके। तो इच्छा तो है करने का। हाँ, नामांकन का 2 दिन का टाइम था, 27 और 28 तारीख को, और 3 बजे तक नॉमिनेशन है। जो भी आएंगे सबका नामांकन लेंगे। ऑलरेडी हम लोग का नामांकन कोषांग का टीम काम कर रहा है। किन पदों के लिए किया जा रहा है? इसमें तो पद टोटल 13 पद है, और उसमें ग्रुप है A, B, C, D, 4 ग्रुप है, और सब ग्रुप में पद डिफाइंड है। जैसे ग्रुप A में अध्यक्ष का है 1 पद है, फिर ग्रुप B में 9 है, ग्रुप C में 1 पद है, और ग्रुप D में 1 पद। इसी के अनुसार नॉमिनेशन लिया जा रहा है। नामांकन का आज आखिरी दिन ही है, 3 बजे तक है, लेकिन जो भी यहाँ उपस्थित है सबका नामांकन लिया जाएगा। 12 तारीख को है चुनाव, और मंडल हम लोग का न्यायालय कक्ष है, उसी को मतदान केंद्र बनाया गया। कितने प्रत्याशी का नामांकन किया? अभी 18 प्रत्याशी का हो गया। मुजफ्फरपुर के आरबीबीएम कॉलेज में इतिहास, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और हिंदी में पीजी की पढ़ाई इसी साल से शुरू होगी। प्राचार्य ममता रानी ने कहा कि चारों विषय महत्वपूर्ण विषय है। कॉलेज से स्नातक करने वाली छात्राएं अपने ही कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कर सकेंगी। मंगलवार को आयोजित अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इसी साल से नए सत्र में छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा। इसके लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। सभी चारों विषय के शिक्षक कॉलेज में ही हैं, कमरे की भी कमी नहीं होगी। प्रेस वार्ता के दौरान गृह विज्ञान विभाग की एचओडी शिवांगी प्रभात के साथ अफरोज, विदिशा मिश्रा, पूजा शेखर, अनु सिंह, मंजू श्री मौजूद रहे। आज की प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि एक उपलब्धि महाविद्यालय की आप सबों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि इस महाविद्यालय में पहले पीजी पाठ्यक्रम की पढ़ाई नहीं थी। हम लोगों ने 4 विषयों में, जिसमें छात्राओं की संख्या बहुत अधिक है, इतिहास, हिंदी, गृह विज्ञान और मनोविज्ञान, उसके लिए पीजी की मांग की थी। और यहाँ के तमाम निकायों से एकेडमिक काउंसिल हो, सीनेट हो, सिंडिकेट्स हो, सबसे पारित होकर वह सरकार के पास लंबित था। तो 2023-24 सेशन में सरकार ने पीजी की पढ़ाई की अनुमति दी है, और 30 विद्यार्थी 1 शिक्षक का अनुपात है। तो हमारे यहाँ शिक्षक हैं इन विषयों में, ये आधारभूत संरचना के समय ही ये उल्लेखित किया गया था। और यह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस महाविद्यालय का नैक हुआ, और बहुत थोड़े पॉइंट से नैक में हम लोग B ग्रेड से चूके। अगर पीजी की पढ़ाई होती तो इसका भी हमें उस समय फ़ायदा मिलता। तो इसलिए आगे होने वाली नैक की तैयारियों के मद्देनज़र और यहाँ की छात्राओं की मांग के मद्देनज़र पीजी के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, और इन 4 विषयों में पीजी की पढ़ाई की अनुमति मिली है। तो महाविद्यालय के इतिहास में यह एक उपलब्धि है। इसी के निमित्त आज यह प्रेस वार्ता आयोजित की है। एडमिशन जब अभी पीजी के एडमिशन के लिए पोर्टल खुलेगा तो उसके बाद हमारे महाविद्यालय भी पोर्टल पर अपलोड होंगे, और छात्राएं हमारे महाविद्यालय का ऑप्शन दे सकेंगी। बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि बिहार को बाल श्रम मुक्त बनाना है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में इसे लेकर डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बाल श्रम अनुमूलन, विमुक्त एवं पुनर्वास के लिए कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है। इससे नियोजक बच्चों को काम पर लगाने से रोक लगाया जा सकता है। बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए पूर्णकालिक बाल श्रमिक
आवासीय विद्यालय का संचालन के साथ ITI के जरिए व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास के लिए सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी एवं रैली के माध्यम से जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। जिला एवं प्रखंड मुख्यालय के हाट बाजार में बैनर लगाया जाएगा, जिसमें श्रम अधीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का मोबाइल नंबर अंकित रहेगा, ताकि जहां बाल श्रम हो रहे हैं वहां आम लोगों से सूचना मिल सके। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर ऋषि शर्मा भी मौजूद रहे। आज मुजफ्फरपुर परिसदन में बाल श्रमिक को पूर्णतः अधिकार मिले, बाल श्रम पर रोक लगे, इनके लिए आज हम लोगों का हमारे स्वास्थ्य विभाग के नियोजन के पदाधिकारी, कौशल विकास के पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक और श्रम परिवर्तन पदाधिकारी NGO के साथ आज समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि बाल श्रम पर रोक लगे, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, ईंट भट्ठा हो, प्रतिष्ठान हो, दुकान हो या किसी घर में कोई काम करवाते हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, कोई भी व्यक्ति अगर बाल श्रम करवाते पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। उन पर 20 से 50 हज़ार रुपया तक का फाइन, 1 वर्ष की सज़ा है। इसके साथ 14 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए कठोर नियोजन में काम नहीं कराया जा सकता, खतरनाक नियोजन में नहीं काम कराया जा सकता, उस पर भी वो संज्ञेय अपराध है। उस पर भी जो करवाते हैं, जो नियोजक हैं, उन पर भी प्राथमिकी दर्ज करके उनसे भी जो है उन पर मुकदमा कर उनसे पैसा वसूला जाएगा। इसके साथ हम लोग को यहाँ निर्देश दिए कि सभी जगह अगर बाल श्रम अगर किसी प्रखंड में, गांव में हो रहे हैं, उनका एक रिपोर्ट तैयार करें। 14 से 18 वर्ष के बच्चे अगर कहीं खतरनाक नियोजन में काम कर रहे हैं, उसका एक रिपोर्ट तैयार करा करके हम लोग उस पर काम करना चाहते हैं। इसके लिए समाज के सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार, सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक संगठनों का भी ये परम कर्तव्य बनता है, वो इन पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, बाल श्रम पर वो रोक लगाए। इसके लिए सभी प्रखंड मुख्यालय में, गांव में हम लोग का जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और ख़ास करके आप देखे होंगे कि अब बहुत कम जगह अब सरकार की बहुत सारी संसाधन है कि 1 से 8 तक के बच्चे के लिए खाना, कपड़ा, रहने का खाना, कपड़ा, वस्त्र उसका फ्री है। आगे भी सरकार के श्रमिकों, जब तक श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं हो तो बाल श्रम पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए श्रमिकों के लिए भी हमारे श्रम संसाधन विभाग द्वारा अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है 50 रुपये में, उनके 2 बच्चों की शादी के लिए 50,000 रुपये मिलते हैं। उनके बच्चे अगर पढ़ने में तेज़ हो, 80% से एवं नंबर लाता हो तो 25,000 रुपया मिलता है। 70% से एवं लाता है 15,000 रुपया, 60% से एवं लाता है 60,000 रुपया। अगर उनके बच्चे MBBS और IIT की परीक्षा में अगर पास कर गए तो उनके बच्चे की पढ़ाई मुफ्त है। BTech के लिए उनको शायद 15,000 रुपया मिलता है, पॉलिटेक्निक के लिए 10,000 रुपया मिलता है, ITI के लिए उनको 5,000 रुपया दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ हैं। इनके अलावा उनके रहने खाने की व्यवस्था, उनको अगर उनके श्रमिक के मातृत्व लाभ भी उनमें लगभग 37,000 रुपया मिलता है, पितृत्व लाभ भी 6,000 रुपया मिलता है। मकान के लिए जो है उनको मरम्मत के लिए 20,000 रुपया मिलता है। इसके अलावा आप उसके साइकिल किराए के लिए 3500 रुपया मिलता है, औजार किराए के लिए 15,000 रुपया मिलता है, वस्त्र के लिए 2500 रुपया मिलता है, दवाई के लिए उनको 3,000 रुपया मिलता है। अगर एक हाथ काम नहीं कर पाता है तो 3500 रुपया मिलता है। इसके अलावा अगर दोनों हाथ पैर काम नहीं करता है तो पुनः उसको 75,000 रुपया मिलता है। आकस्मिक निधन हो जाए, अगर रजिस्ट्रेशन हो तो उनको जो 2 लाख रुपया, दुर्घटना से 4 लाख रुपया उनको मिलता है। और इनके बच्चे और ख़ास करके श्रम संसाधन पोर्टल में कौशल युवा केंद्र के तहत हमारे बच्चे जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग के लिए वहाँ स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है। उनमें सरकार के द्वारा लगभग उसमें बच्चे को ट्रेनिंग में जो है उनको रुपया दिया जाता है और उसके माध्यम से बच्चे को मुफ्त ट्रेनिंग का जो कौशल ट्रेनिंग के माध्यम से उसको दिया जाता है। इसलिए हम लोग इसके लिए वृहद स्तर पर आयोग मेरी मांग थी और इसके लिए आज हम लोगों ने समीक्षात्मक बैठक दिया है, निर्देश भी दिया है कि बच्चे को विमुक्त करें, जागरूकता अभियान चलाएं और गांव-गांव में सरकार की जो लाभकारी योजना है उनको समाज के अंतिम व्यक्ति, क्योंकि हम लोग को जो बनाया गया समाज के अंतिम व्यक्ति, दीनहीन व्यक्ति के लिए बनाया गया है, जो इसलिए हम लोग को समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना है। बिहार में दाखिल खारिज समेत अन्य जमीनी मामलों में लोगों को सहूलियत देने एवं भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भूमि सुधार विभाग ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर काम का समय तय कर दिया है।
जमीन की रसीद कटाने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। इसके बावजूद राज्य के अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज रसीद काटने के लिए जनता कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो शहर के जिला स्कूल के पास बने हल्का कर्मचारी के ऑफिस पर मंगलवार की सुबह से ही काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन कार्यालय गेट पर ताला लटका हुआ था। ब्रह्मपुरा से आए अमरेंद्र कुमार ने बताया कि हल्का कर्मचारी अभिषेक कुमार से फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि 11 बजे आइए। जब 11 बजे यहां पहुंचे तो ताला लटका हुआ मिला। उन्होंने बताया कि 15 दिनों से कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, कभी डीएम के यहां बैठक तो कभी कुछ कहकर बहाना बनाया जा रहा है। वहीं ब्रह्मपुरा के अभिषेक कुमार भी रसीद कटवाने को लेकर पिछले 1 महीना से परेशान हैं। मेरा लगान निर्धारण वाला समस्या है और मेरा DCLR साहब के यहाँ से फाइनल पूरा पेपर हो चुका है और यहाँ कर्मचारी साहब को भी हमने दिया और CO ऑफिस में भी जो है कि वहाँ से पहुँच चुका है। और कर्मचारी साहब को हमने बोला तो रसीद सर कटाना चाहिए तो बोले कि ऑनलाइन सिस्टम से कटाएगा। तो हम कहे कि सर प्रक्रिया शुरू कीजिए, तो उन्होंने बोला कि 10 दिन में हो जाएगा और जमाबंदी पे चढ़ा दिए हूँ और उसका जमाबंदी नंबर उन्होंने दिया, बोले कि 1 सप्ताह में जो है कि आप ऑनलाइन सिस्टम कटवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक के जो है कि 1 महीना से ऊपर हो गया, हमने ऑनलाइन सिस्टम पे चेक करते हैं तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है उसमें, जिसके कारण रसीद अभी तक हम नहीं कटवा पाए हैं। कितने दिन से दौड़ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो लमसम समझिए कि सर हम 1 साल से दौड़ रहे हैं। हाँ, तो मेरा जो है कि DCLR साहब के यहाँ से काम हो गया मेरा पूरा फाइनल, तो पेपर इनके पास आ गया हुआ है। हमने खुद अपने हाथ से आकर के इनको दिया। इन्होंने बोला कि आपका CO साहब के यहाँ से जो है कि ऑर्डर होकर के नहीं आया, से पहले वहाँ जाइए। तो वहाँ गए तो वहाँ से CO साहब ऑर्डर कर दिए, तो इन्होंने जमाबंदी पे जो है कि चढ़ा चुके हैं और जमाबंदी नंबर जो है कि हमको दिए, बोले कि जो है कि 1 सप्ताह में आपको जो है कि ऑनलाइन सिस्टम पे चढ़ जाएगा, आप रसीद कटा लीजिएगा। अभी तक के जो है कि ऑनलाइन सिस्टम पे जो है कि नहीं चढ़ा है। परेशानी है कि 15 दिन से हम लोग आ रहे हैं, आने के बाद हमेशा ऑफिस बंद रहता है। कभी आइए तो कर्मचारी साहब से बात किया जाता है मोबाइल पे, तो बोलते हैं कि ये 11 बजे से ऑफिस खुलेगा। 11 बजे आते हैं तो कहते हैं कि डीएम के यहाँ मीटिंग में है, कभी कहते हैं DCLR साहब के साथ मीटिंग में है। केवल झूठ का खाली यहाँ समस्या बना हुआ है और किसी से कोई मुलाकात नहीं होता है। 10-10 को दलाल को रखे हुए हैं और उसी के आधार पर अपना काम निकालता है ये लोग, और मोटा रकम मांगता है किसी भी दाखिल खारिज के नाम पर 10,000, 20,000, 50,000 का मांग करता है ये लोग। नहीं देने पर कागज़ को फंसा दिया जाता है। कहाँ से? हम तो आए हैं ब्रह्मपुरा से। बंद है अभी? बंद है। बात हुआ है फ़ोन पे? फ़ोन पे बात हुआ है, बोला गया कि 11 बजे खुलेगा। 11 बजे बात किए तो फिर उसके बाद कल लगातार फ़ोन कर रहे हैं, कर्मचारी को उठा नहीं रहा है। क्या काम करवाना है? कागज़ चेक कराना था, रजिस्ट्री के लेकर कागज़ चेक कराना था कि जमाबंदी किसके नाम से है, और एगो रसीद कटवाना था, कर्मचारी को देना था। मुजफ्फरपुर के मारीपुर आज़ाद कॉलोनी स्थित स्मार्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर से पढ़कर पूर्वी चंपारण का एक छात्र नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाया है। इससे पहले भी इस कोचिंग के छात्र अभयानंद के सुपर 30 सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय और BHU में दाखिला लिया है। इस साल पूर्वी चंपारण के काशी पकड़ी डेरा चौक निवासी शिवजी कुमार का पुत्र आदित्य आदर्श ने स्मार्ट ब्रेन कोचिंग से पढ़ाई कर नवोदय विद्यालय पिपरा के 9th क्लास में प्रवेश पाया है। कोचिंग के संचालक विपिन कुमार खुद फिजिक्स पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि आज के माहौल में बच्चों को मोबाइल से दूर रखने पर ही सफलता मिल सकती है। विपिन कुमार ने कहा कि दिखावे पर न जाए, आजकल टाइल्स मार्बल लगाकर लूटने वाले कई संस्थान खुल गए हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ क्वालिफाइड और अनुभवी शिक्षकों की पूरी टीम है। इस कोचिंग में संतरी से लेकर मंत्री तक के बच्चे पढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। There are 7 continents in the world. In which continent do you live? Asia. How many oceans in the world? There are 5 oceans in the world. Who is the Prime Minister of India? Shri Narendra Damodar Das Modi. Who is the President of India? Draupadi Murmu. Tell me some name of some neighboring countries. Nepal, Bhutan, Myanmar, China, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। जी, वो उनका नाम है आदित्य आदर्श नाम है। पिताजी का नाम है शिवजी कुमार, जो चाय की दुकान चलाते हैं, चाय समोसा वगैरह जो छोटा मोटा दुकान चलाते हैं। वो उनका घर पड़ता है सर डेरा चौक के नज़दीक काशी पकड़ी गांव है, वहाँ उनका घर है अपना। वहाँ से शायद ये पहला बच्चा है अभी तक का जो कि ये बच्चा निकाला है नवोदय विद्यालय में 9th क्लास के लिए। वैसे बहुत कम बच्चे ये कर पाते हैं अचीवमेंट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
लगभग लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसमें सीट अप्रॉक्स 100 आसपास होता होगा, 100-200 के आसपास। तो ये बच्चा शुरू से ही बहुत मतलब होनहार है, और भी बच्चे जो भी है मेरे यहाँ आप देखे होंगे, पूछे होंगे कुछ क्वेश्चंस बच्चों से, वो आपको कुछ ज़रूर फीडबैक बता दिए होंगे। वो बच्चा पियर्सन लेवल फाउंडेशन, IIT फाउंडेशन लेवल का बहुत अच्छा से वो कर लिया था, इस वजह से वो अच्छा मार्क्स से क्वालिफाई। सुपर 30 में भी आपके यहाँ से बच्चे गए हैं क्या कुछ है? जी हाँ, सुपर 30 में भी पिछले सेशन में गए हैं, एक आरंभ और एक आराध्या, जो कि 30 बच्चे चुने जाते हैं, और लगभग अपने यहाँ मतलब अपने कंट्री से अगर एक स्टेट से देखा जाए तो एक बच्चे का होता है। वहाँ से मेरे बच्चे सिर्फ मेरे कोचिंग से, मुजफ्फरपुर से, आई थिंक मुजफ्फरपुर का ये पहला कोचिंग है जहाँ से वो सुपर 30 में बच्चे गए हैं। BHU में भी आपके बच्चे हैं? जी, BHU में भी है, नवोदय विद्यालय पिपरा में भी है, नवोदय विद्यालय खड़ौना में भी है, सैनिक स्कूल नालंदा में है, सैनिक स्कूल गोपालगंज में है। ये सारे जगहों पे मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। बच्चे के खासकर फैमिली वाले से क्या रिक्वेस्ट रहेंगे आपके, और अभी नए बच्चे जो आने वाले हैं, यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं क्लास को, ऐसे लोगों से क्या, मुझाओ के लोगों से क्या अपील करें? जी, गार्जियन लोग थोड़ा दिखावा पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनको AC रूम चाहिए, टाइल्स मार्बल वाला चाहिए, और लूटते हैं लोग यहाँ पे बच्चों को। मतलब गार्जियन को थोड़ा ऐसा इम्प्रेस करके, जैसे कुछ सपना दिखा करके लूटा जाता है बहुत सारे कोचिंग्स में। यहाँ पे है कि हमारे यहाँ गरीब का भी बच्चा पढ़ता है, और एक मंत्री जी हैं अभी बहुत अच्छे, इजराइल मंसूरी, उनके बड़े बेटा को भी मैंने ही पढ़ाया है, और छोटे वाले को भी मैंने ही पढ़ाया। तो वो लोग बहुत काफ़ी शिक्षित लोग हैं, और वो सारे चीज़ को समझते हुए मेरे यहाँ भेजते हैं, चाहे हम उनके यहाँ जा कर के पढ़ाते हैं। और जो समझदार लोग हैं वो हम लोग बहुत ज़्यादा हाई फाई फ़ी नहीं रखे हुए हैं, चूँकि मेरा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं है। मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि DAV से पढ़ाए हुए टीचर्स हैं, और भी अच्छे रेपुटेड स्कूल से। मतलब मुजफ्फरपुर के BMP 6 दुर्गा मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का मंगलवार को समापन हुआ। कथा के दौरान 4 वेद पुराण, गीता एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या देवी राधा किशोरी के मुखारविंद से भक्तजनों ने श्रवण किया। इस धार्मिक अनुष्ठान के 7वें एवं अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण के सर्वोपरि लीला से श्री रास लीला, मथुरा गमन, कंसवध, कुब्जा उद्धार, रुक्मणी विवाह, शिशुपालन वध एवं सुदामा चरित्र का वर्णन किया, और लोगों को भक्ति रस में डुबो दिया गया। भजन गायन पर उपस्थित लोग झूमने नाचने पर मजबूर हो गए। कथावाचक देवी राधा किशोरी ने सुंदर समाज निर्माण के लिए गीता के उपदेशों के माध्यम से अपने आप को उसके अनुरूप आचरण करने को कहा। समापन अवसर पर सनातन धर्म जागरण मंच के महासचिव पारितोष कुमार सिंह सहित आयोजक मंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे। हम लोग का सनातन धर्म जागरण मंच है, जो BMP 6 दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण में प्रत्येक वर्ष धार्मिक कथा का आयोजन करती है। इस बार पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 22 मार्च 2023 से लेकर 28 मार्च यानी आज के दिन ये कथा समाप्त होगी। फिर कल हवन होगा, कल हवन भी होगा, और माता का जागरण भी कराया जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि पूजा और कथा होने के बाद हम लोग प्रत्येक व्यक्ति को बिना प्रसाद के यहाँ से जाने नहीं देते हैं, और तकरीबन यहाँ 1500 से लेकर 2000 आदमी डेली कथा सुनते हैं। और हम लोग धर्म का विस्तार, हमारी संस्था धर्म की विस्तार कर रही है, धर्म का जागरण कर रही है। हमारी संस्था का नाम है सनातन धर्म जागरण मंच, जो स्थानीय संस्था है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही है, और लोग भी जुड़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे
पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।